लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 115 सीटों पर नामांकन का काम पूरा हो गया है। तीसरे चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 8 अप्रैल है। इन सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। 23 अप्रैल को तीसरे चरण में 115 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में गुजरात की 26, केरल की 20, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 14 सीटें शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की 10, साथ ही छत्तीसगढ़ की 7, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5 सीटें, वहीं असम की 4 सीटें भी शामिल हैं। इसके अलावा गोवा की 2, जबकि जम्मू कश्मीर, दादर नागर हवेली और दमन दीव की 1-1 सीट पर भी मतदान होगा। इस दौर में कई दिग्गज उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिन दिग्गज उम्मीदवारों पर नजरें हैं उनमें गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वायनाड सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, ओडिशा के पुरी लोकसभा सीट से संबित पात्रा, रामपुर से जयप्रदा, पश्चिम बंगाल की जंगीपुर सीट से अभिजीत मुखर्जी, मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और पीलीभीत से वरुण गांधी का नाम शामिल है। वहीं ओडिशा विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की 42 सीटों के लिए भी नामांकन का काम पूरा हो गया और आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। ओडिशा में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी 4 चरणों में होंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि पहले और दूसरे चरण की 188 लोकसभा सीटों के लिए कुल 3,954 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से महिला उम्मीदवारों की संख्या 216 है। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक 1618 करोड़ रुपए शराब और कई वस्तुएं आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जब्त की जा चुकी हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इन चुनाव में लगभग 18 लाख सर्विस मतदाताओं के लिए ई पोस्टल बैलेट की सुविधा चुनाव आयोग ने मुहैया कराई है। आयोग ने यह भी साफ किया कि तेलंगाना की निजामाबाद लोकसभा सीट पर 185 उम्मीदवारों के खड़े होने की सूरत में भी ईवीएम से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। आयोग के मुताबिक वहां 12 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल होगा जो सिंगल वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट होंगी। आयोग ने जानकारी दी कि एक बार में 24 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल हो सकता है, जिससे 384 उम्मीदवारों तक के लिए ईवीएम का इस्तेमाल हो सकता है। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के 10 दिन पहले भी आयोग मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा सकते हैं। As a first phase, we are giving the information about what all MCC violation cases have been taken cognizance by the ECI at ECI level from 10th of March, and continuously now you would be seeing the update being made available to you. And it is not only an information, you will be able to download what is the complaint. If any notice is issued, the notice copy also you would be able to download from there. And if it is decided finally, what is the final decision copy also you would be able to see. तीसरे चरण के लिए नामांकन का काम पूरा होने के साथ ही चुनाव प्रचार तेज हो गया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अब महज 1 हफ्ता शेष है। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की साख रहे, इसके लिए मजबूत सरकार का होना बहुत जरूरी है। मजबूत सरकार ही कड़े और बड़े फैसले ले पाती है, देश को आगे बढ़ा पाती है। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकियों को उन्हीं की बातों में जवाब देना हमारे देश के लिए, देश के ही कुछ लोगों को परेशान करता है। आतंकियों को घुस करके किसने मारा, लेकिन आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना हमारे देश में ही कुछ लोगों को परेशान करता है। उनकी रात की नींद उड़ जाती है जब भारत डंके की चोट पर दुश्मन को मारता है, तब कुछ लोगों को हिंदुस्तान में रोना आता है। जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है तो ये पाकिस्तान के पक्ष की बातें कर रहे हैं, वो वहां पर हीरो बनने की स्पर्धा कर रहे हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो,
आतंकवाद पर इसी नर्म रवैये की वजह से कुछ लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सहारनपुर में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर रैली में मौजूद रहेंगे। साथ ही नोएडा से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, गाजियाबाद से उम्मीदवार वीके सिंह और सहारनपुर से राघव लखनपाल भी मौजूद होंगे। सहारनपुर में बीजेपी ने राघव लखनपाल और अमरोहा में कंवर सिंह तंवर को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद प्रधानमंत्री उत्तराखंड के देहरादून में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर 11 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 11 अप्रैल को पहले और अमरोहा में 18 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में सेना का मनोबल तोड़ने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान ये बात कही। देश के जो अपॉलिटिकल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, मीडिया के लोग हैं, उन सब ने कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड को एक बार देश के सामने रखना चाहिए और उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखने के बाद तय करना चाहिए भी ये करने योग्य है कि करने। दूसरा, ढकोसला पत्र कहने के पीछे मुझे दर्द हुआ कि कांग्रेस जैसी पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर मैनिफेस्टो में ऐसी बात करे, देश की सेना को इतना जलील करे, बलात्कार के आरोप वाली बातें करें, ये शोभा देता है क्या? इस देश को गर्व है और सवाल मोदी सरकार का नहीं है, इतने सालों का आजादी के बाद का मैं कहता हूं पीस कीपिंग फोर्स यूनाइटेड नेशंस का आज दुनिया में सबसे अधिक पार्टिसिपेशन है तो भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस का है। वित्त मंत्री और बीजेपी नेता अरुण जेटली ने एक बार फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हमला बोला है। अरुण जेटली ने ब्लॉग में लिखा है कि नेहरू गांधी परिवार की परंपरा रही है कि वो प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश करते हैं। इसमें इंदिरा गांधी का कदम जग जाहिर है। इस कड़ी में आगे कांग्रेस घोषणा पत्र है जो संस्थानों को खत्म करने और आतंकवादियों की मदद की बात कर रहा है। इसमें मीडिया में एक अधिकार को रोकने और प्रेस की आजादी पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने की बात करता है। इसमें कहा गया है कि वेबसाइट, टीवी चैनल और समाचार पत्र के एक साथ स्वामित्व को प्रतिबंधित किया जाएगा। अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो सुझाव दिए गए हैं वो एक ओर मीडिया की आजादी को सीमित करेगा, दूसरी ओर आतंकवादियों और अलगाववादियों को नई सुविधा मुहैया कराएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने छात्रों से मौजूदा राजनीति और सियासी हालातों पर बातचीत की। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि ये उनका या पार्टी का घोषणा पत्र नहीं बल्कि देश के हजारों लोगों की अभिव्यक्ति है, क्योंकि हर वर्ग के लोगों से बातचीत करके इस घोषणा पत्र को तैयार किया गया है। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हिम्मत सच से आती है। जब आप सच के साथ होते हैं तो आपका गलत से लड़ने की आपको हिम्मत आती है। The manifesto that we put out is not really our manifesto because it has come from thousands and thousands of conversations like this. So it is an expression not of the Congress party but of the people of India. We have gone to students, we've gone to farmers, we've gone to youngsters, doctors, lawyers, all the stakeholders of this country, and we've spoken to them and we've asked them what they think, and they've told us. The 72,000 rupee idea, by the way, hasn't come from us. It has come from the people of India. So we listen and then we try to implement. I don't like making empty promises. I don't like making sweeping statements. I like saying what is possible. Sometimes that doesn't look as exciting as, just saying whatever you feel like, but that's what I like to do. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने आज अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अरुणाचल में शांति लाने का काम किया है। ईटानगर को दिल्ली से जोड़ने के बाद हमने युवाओं के लिए बेहतर मौके उपलब्ध कराए हैं। राज्य में तकरीबन हर नदी पर पुल बनाकर राज्य के लोगों को कनेक्टिविटी की सुविधा दे रहे हैं। राज्य में सड़क सुविधा बेहतर बनाने के लिए मोदी सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए दिए हैं।
अरुणाचल को अलग से एम्स दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य विधानसभा की सभी सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रही है। राज्य में हमारी ताकत यही है कि हमारे 3 प्रतिनिधि बिना चुनाव लड़े जीते हैं। इसके बाद अमित शाह मणिपुर के थौबल में भी रैली करेंगे और बीजेपी अध्यक्ष असम में भी रैली को संबोधित करेंगे। 5 साल पहले नॉर्थ ईस्ट की स्थिति देखिए, क्या स्थिति थी। 5 साल पहले अपना ये नॉर्थ ईस्ट अशांति से ग्रस्त था, विकास का कहीं नामो निशान नहीं था। भ्रष्टाचार, दल बदल, अस्थिरता, ये सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट के विकास को रोक कर खड़ी थी। 5 साल के बाद अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर कहीं बम के धमाके, बंदूक की गोलियों के धमाके सुनाई नहीं पड़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति लाने का काम नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास के रास्ते पर। नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्थिरता लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मणिपुर के वरिष्ठ पत्रकार निशिकांत सिंह शापम आज बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय वित्त मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अरुण जेटली की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। जेटली ने कहा कि पूर्वोत्तर का विकास बीजेपी की प्राथमिकता में शामिल है और यही वजह है कि पूर्वोत्तर के लोगों ने बीजेपी के प्रति अपना भरोसा जताया है। हमें आज हर्ष है कि नॉर्थ ईस्ट के प्रायः लगभग सभी प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी या उस द्वारा समर्थित दलों की सरकारें हैं और नॉर्थ ईस्ट के लोगों में भी कई बार जो पुराना भ्रम था किसी भी धर्म के हों, वो भी टूटा है और भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपना विश्वास प्रकट किया है। मणिपुर के श्री निशिकांत सिंह जी आज तक प्रत्यक्ष राजनीति में नहीं थे, लेकिन वहां के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से एक हैं। संघाई एक्सप्रेस उसके पब्लिशर हैं, उसके मालिक हैं और वहां पे जनमत बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। I have been very encouraged by the leadership of Mr. Narendra Modi, and of course the BJP has been doing a fantastic work in the Northeast. For years, when I was a little kid, we had dreamt of having the railway station, and the work never took off. And now I see it happening, and probably in a couple of years, it's going to be there. And I see a lot of inclusive growth for the first time in the Northeast since the BJP has come into power. कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के कई उम्मीदवारों का नाम है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को टिकट दिया है। कमलनाथ अभी तक छिंदवाड़ा से सांसद थे। कमलनाथ छिंदवाड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। नकुलनाथ के अलावा अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह को भी सीधी सीट से टिकट मिला है। खंडवा से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव में शिवराज के मुकाबले उतरने वाले अरुण यादव को टिकट दिया गया है। रीवा लोकसभा सीट से सिद्धार्थ तिवारी को टिकट मिला है। कांग्रेस ने जबलपुर से विवेक तनखा को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश की सागर लोकसभा सीट से पार्टी ने प्रभु सिंह ठाकुर को टिकट दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की जोरदार आलोचना की। उन्होंने कहा कि वो बंगाल में एनआरसी की अनुमति कभी नहीं देंगे। टीएमसी प्रमुख ने प्रधानमंत्री पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल सरकार ने बांग्लादेश के साथ एन्क्लेव हस्तांतरण के मुद्दे को हल किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में रैली करके ममता बनर्जी को राज्य के विकास में स्पीड ब्रेकर बताया। बात चुनाव स्पेशल की। बिहार के पटना की दोनों लोकसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन यहां आरजेडी को पार्टी के भीतर की गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी कार्यकर्ताओं में असहजता है। बिहार की राजधानी पटना में लोकसभा की 2 सीटें हैं, पटना साहिब और पाटलिपुत्र।
पटना साहिब शहरी सीट है, इसमें 6 विधानसभा सीटें आती हैं। करीब 21 लाख मतदाताओं में ओबीसी और कायस्थ वोटर की बड़ी आबादी है। बीजेपी ने इस बार यहां से शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काटकर रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा है। वहीं माना जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल होकर यहां से महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। रविशंकर प्रसाद पिछले कई सालों से पटना में सक्रिय हैं। वादा करते हैं उसे पूरा किए हैं और 22 तक की पूरा करेंगे, बस इसको दीजिए, हम सहमत हैं। पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन दिए हैं 4 लाख रुपया, जो हम लिए हैं। कोई नहीं है कि जो दिया है। बहुत दिन जो लाइट गांव में रहता है कभी कटबे नहीं करता है। रोड ऐसा बनाए हैं कि गाड़ी एकदम आराम से चल जाता है। किसी भी कीमत पर शत्रुघ्न सिन्हा को एक कमजोर उम्मीदवार नहीं माना जाना चाहिए। जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, जिनकी संख्या पटना शहर में काफी है, पटना में भाजपा का बड़ा मजबूत संगठन है, तो इसका उनको घाटा होगा, क्योंकि वह जो कट्टर समर्थक है वो इनको वोट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ पिछड़े वर्गों में खासतौर से सरकार विरोधी, केंद्र सरकार विरोधी एक भावना है और ये भावना उनके पक्ष में काम करेगी। दूसरी सीट पाटलिपुत्र पर भी हाई प्रोफाइल मुकाबला है। यहां से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार रामकृपाल यादव मैदान में हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती से है। अब कला है तो सब सामने ही देख ही रहे हैं। हम इस सब पे टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। दोनों बच्चे हैं हमारे सामने। यादव पूरी तरह आरजेडी के साथ है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, पूरी तरह डिवीजन है। अब वो रिजल्ट बताएगा। पाटलिपुत्र में 6 विधानसभा सीट शामिल हैं। इसमें पटना शहर से सटे इलाके आते हैं, जिसमें 17 लाख वोटरों में बड़ी आबादी यादवों की है। पटना में आईआईटी, एम्स, ईएसआई हॉस्पिटल समेत कई विकास कार्यों का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। रामकृपाल जी एक बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि उनको हराना आसान नहीं होगा और खासतौर से इस जो विकास में उसका लाभ भी उनको मिलेगा। फिर भी पिछले चुनाव के मुकाबले में मीसा भारती की स्थिति ज्यादा अनुकूल है। मीसा भारती को सीपीआई एमएल के महागठबंधन में शामिल होने का फायदा मिल सकता है। आरजेडी ने तालमेल में सीपीआई एमएल को आरा सीट दी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने केंद्र में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में समाज के हर वर्ग के लिए विकास के काम किए गए हैं। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी थावरचंद गहलोत ने राज्य में फिर से 5 सीटें जीतने का दावा किया। सर, आप घूम रहे हैं, क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं जो उत्तराखंड में आपको दिखाई दे रहे हैं? देखो, उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद और यहाँ त्रिवेंद्र सिंह जी रावत की सरकार बनने के बाद तेज गति से चहुमुखी विकास हुआ है। देश के साथ साथ उत्तराखंड ने भी विकास की गति को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। सारे देश का माहौल नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में है। उत्तराखंड में भी वैसा ही वातावरण है। 5 लोकसभा क्षेत्र उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पूर्व सैनिकों का ये गढ़ कहा जाता है सर, उनके लिए सरकार की तरफ से किए गए कामकाज के बारे में आप? सैनिकों और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक कार्य योजना बना करके सफलता प्राप्त की है। विशेषकर 1 रैंक 1 पेंशन और उसका लाभ 90% से अधिक सैनिक परिवारों को मिल रहा है। इसके कारण सेना भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल दिखाई दे रही है। सेना के परिवार के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। ये हैं थावरचंद गहलोत जी, जिनका कहना है कि देश में जिस तरीके का माहौल बना है वो बीजेपी के पक्ष में है। हरिद्वार से कैमरामैन प्रशांतों के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी।